स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 जुलाई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में लाखों लापता वोटर्स और हजारों अवैध प्रवासी के मामले सामने आए हैं। जहां बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग ने बड़ा खुलासा किया है। जहां 19 जुलाई को जारी ताज़ा अपडेट्स के अनुसार बिहार के 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से 41.6 लाख यानी कि 5.3% मतदाता अपने दर्ज पते पर नहीं मिले हैं। जहां इनमें से करीब 11,000 मतदाताओं पर अवैध प्रवासी होने की आशंका जताई गई है, जिन्होंने हो सकता है कि फर्जी तरीके से मतदाता पहचान पत्र हासिल किए हैं। जहां बूथ लेवल अधिकारियों ने इन मतदाताओं के पते पर 3 बार दौरा किया, लेकिन ना तो वे मिले और न ही पड़ोसियों को उनके बारे में कोई जानकारी थी। कुछ मामलों में दर्ज पते पर कोई घर या फिर आवास ही नहीं मिल पाया। वहीं पर चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया है कि इन 11,000 मतदाताओं के अवैध प्रवासी हो सकता है कि बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या होने की आशंका है, जो पड़ोसी राज्यों में रहते हुए बिहार में मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने में सफल रहे। वहीं पर आयोग ने स्पष्ट किया है कि इनके नाम 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे। इसके लिए 1 अगस्त के बाद गहन जांच की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में मतदाता वेरिफिकेशन का काम लगातार जारी है। जी हाँ, अब इसको लेकर के विपक्ष हंगामा खड़ा कर दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने SIR को तो NRC का बैकडोर करार दिया, जबकि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि अगर अवैध प्रवासी थे तो फिर 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें वोट क्यों देने दिया गया। दूसरी ओर बीजेपी ने SIR का समर्थन करते हुए विपक्ष पर फर्जी मतदाताओं को बचाने का आरोप लगाया। दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे पर बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने भूमि प्रशासन में पारदर्शिता और फिर सुगमता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बिहार में ऐतिहासिक जमीन दस्तावेजों को डिजिटलाइज करने की व्यापक मुहिम शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया के तहत न केवल वर्तमान बल्कि वर्षों पुराने दस्तावेज भी डिजिटल स्वरूप में सहेजे जा रहे हैं। ये पहल बिहार में भू संपत्ति संबंधित विवादों को कम करने और फिर आम नागरिकों को त्वरित सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार में भू विवाद यानी कि जमीन विवाद लंबे समय से एक गंभीर सामाजिक और फिर कानूनी समस्या रहे हैं। जब पुराने और फिर अप्रिय दस्तावेज इन विवादों की जड़ में हैं। जब जमीन से जुड़े हुए मूल अभिलेख नहीं मिलते तो फिर अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ती है। यही कारण है कि सरकार ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में संग्रहित करने की दिशा में ठोस योजना तैयार की है। इससे अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और फिर नागरिकों को घर बैठे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध हो सकेंगे। आपको बता दूं कि 3 चरणों में ये काम होगा। पहला चरण वर्तमान में चल रहा है, जिसमें हालिया वर्षों के दस्तावेज स्कैन और फिर अपलोड किए जा रहे हैं। दूसरा चरण साल 1948 से 1990 के बीच के लगभग 2 करोड़ 23 लाख दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। तीसरा चरण 1908 से 1947 तक के 1 करोड़ 44 लाख दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। दोस्तों बिहार में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में मानसून की सक्रियता ने मौसम को जहां पर सुहाना कर दिया है, तो फिर भारी बारिश और फिर वज्रपात ने कई जिलों में चुनौतियां भी बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 48 घंटे तक राज्य के यानी कि बिहार के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि नालंदा, शेखपुरा, जमुई, गया और फिर नवादा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पटना, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण और फिर गोपालगंज में मध्यम से तेज बारिश और फिर वज्रपात की आशंका है। आपको बता दें कि पटना में रविवार को आंशिक बादल छाए रहे और फिर हल्की बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य पटना में बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है, जिसके साथ तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि मानसून की सक्रियता के कारण गंगा, सोन, कोसी और फिर गंडक जैसी नदियां उफान पर है, जिससे पटना के दियारा और फिर अन्य निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हाल के दिनों में वज्रपात से बिहार में 40 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें नालंदा में 5, वैशाली में 4 और पटना बांका में 2 लोगों की जान गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खुले स्थानों, पेड़ों के नीचे और फिर जल भराव वाले क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है।
दोस्तों रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है, 4 ऐसी चीज़ें हैं जिससे कैंसर ज़्यादा होते हैं, यानी कि कैंसर की 4 ऐसी जड़ है जिससे कैंसर हो सकता है। जब फिर भी लोग जम करके इसको नज़रअंदाज करते हैं। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे, सेहत के बारे में बताएंगे। तो सेहत की बात के बारे में अगर बात की जाए तो आज के समय में कैंसर दुनिया भर में मौत का एक बड़ा कारण बन चुका है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान। जो खाना हर रोज़ खाते हैं वह सीधे तौर पर हमारी सेहत पर असर डालता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाती है और कैंसर का कारण बनती है। खुशखबरी यह है कि हम अपने खाने की आदतों को सुधार करके इस बीमारी से बच सकते हैं। कुछ आम खाने पीने की चीज़ें जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, बार बार गर्म किया गया तेल और शराब हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। ये चीज़ें धीरे धीरे शरीर के अंदर जाकर के कैंसर के बीज को बो देती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कैंसर का खतरा बढ़ाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं तला भुना खाना, यानी कि फ्राइड खाना। या बहुत से लोग फ्राइड चिकन खाते हैं, बहुत से लोग फ्राइड पकौड़ा खाते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत घातक और ख़तरनाक हो सकता है। आपको बता दूं कि अगर आप रोज़ाना तले भुने खाने का सेवन करते हैं, यानी कि तेल वाला सामान खाते हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जहाँ जैसे कि समोसे, पकौड़े, अंडा फ्राई किए, उसके बाद ब्रेड फ्राइड किए, फ्राइड चिकन, नमकीन, चिप्स, ये सभी स्वाद में भले ही अच्छे लगते हों, लेकिन इनके बार बार सेवन से कैंसर होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। जब विज्ञान भी इस बात को साबित कर चुका है कि ज़्यादा तेल में तले हुए खाने में ऐसे तत्व बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। अब दूसरे नंबर पर है बार बार गर्म किया गया तेल। जब तेल को एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा गर्म करने पर उसमें एक्रिलामाइड और PAF यानी कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जैसे हानिकारक तत्व बनते हैं। ये दोनों ही तत्व शरीर में जाकर के कैंसर का खतरा कई गुना तक बढ़ा देते हैं। अगर आप छोले भटूरे या फिर बाजार के समोसे खा रहे हैं तो फिर ध्यान दीजिए कि ये अक्सर उसी तेल में बने होते हैं जो बार बार गर्म किया जाता है, इसलिए अगली बार सोच समझ कर ही ऐसा खाना खाएं। अब तीसरे नंबर पर है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। जो आजकल के पैकेट वाले खाने जैसे कि पैकेज स्नैक्स, शुगरी ड्रिंक्स के बारे में बात किया जाए तो जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, वहाँ पर प्रोसेस्ड मीट के बारे में बात की जाए तो जैसे कि सॉसेज, बेकन, नगेट्स आदि, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रसायन तत्व, प्रिजर्वेटिव और फिर कृत्रिम रंग होते हैं। इनका ज़्यादा सेवन करने से शरीर में सूजन बढ़ती है और फिर कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती है, जहाँ जिससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप इन चीज़ों का बिल्कुल भूल कर भी सेवन ना करें। इसके बाद अगले नंबर पर है शराब। जब डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का मानना है कि शराब पीना सीधे कैंसर को न्योता देना है। या शराब से विशेष रूप से ये प्रकार के कैंसर हो सकते हैं जैसे कि लीवर कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर। इसके अलावा शराब शरीर के कई अंगों को ख़राब कर देती है और इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है। अब सवाल है कि आखिर बचाव कैसे करें। तो आपको बता दूं कि इस खतरनाक चीज़ों से जितना जल्दी दूर बना ले उतना अच्छा है। केवल बातों से कुछ नहीं होगा, अपने खाने पीने की प्लेट को से बदलाव शुरू कीजिए। जहाँ ताज़ा घर का खाना खाइए और बनाइए खाइए, ताज़ा से ताज़ा फल और सब्जियाँ खाइए, साबुत अनाज जैसे कि दाल, चावल, बाजरा, जौ आदि को अपने भोजन में शामिल कीजिए। फास्ट फूड, डिब्बा बंद और फिर मिलावटी चीज़ों से बिल्कुल दूरी बना करके रखें। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कभी कभार फ्रेंच फ्राइज़ या फिर बर्गर खा भी लिया तो कोई बात नहीं। समस्या तब होती है जब ये चीज़ें रोज़ की आदत बन जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने दैनिक खाने पीने की आदतों में सुधार करें। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नया सोशल मीडिया पेज लॉन्च किया है जिसमें अपने माता पिता की तस्वीरें लगाई गई हैं। दरअसल बात यह है कि तेज प्रताप यादव ने नया सोशल मीडिया पेज लॉन्च किया है जिससे अटकलें तेज हो गई है कि वे नई पार्टी बना सकते हैं। हालांकि उन्होंने इसकी कोई भी औपचारिक घोषणा अब तक नहीं की है। तेज प्रताप यादव को राजद से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है और अब वे अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के चर्चा में हैं। आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव ने एक्स और फिर फेसबुक पर टीम तेज प्रताप यादव नाम से एक नया पेज बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से इसे फॉलो करने की अपील की है। साथ ही साथ इस पेज पर तेज प्रताप का एक नारा लिखा गया है कि जिसका कायम है प्रताप वह है आपका अपना तेज प्रताप। उन्होंने इस पेज पर अपने माता पिता लालू प्रसाद यादव और फिर राबड़ी देवी की तस्वीरें लगाई गई हैं। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि 99% लोग चाय में शरीर खराब करने वाली 3 चीज़ें डाल रही है जो हर घूंट में डायबिटीज़ बढ़ाती है। आपको बता दूं कि चाय बनाने में हम
अक्सर ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो शरीर के लिए अच्छी साबित नहीं होती है। इससे एसिडिटी, गैस, डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो फिर डॉक्टरों की ये चेतावनी मान ले। जब चाय की चुस्की के भारत में करोड़ों लोग दीवाने हैं। ये लोगों की नींद से जागने, एनर्जी लाने और फिर ताजगी देने का काम करती है। मगर भारतीयों के लिए ये एक मैजिकल मॉर्निंग ड्रिंक है। इसका रंग, महक और फिर स्वाद इतना कड़क है कि लोग भीषण गर्मी में भी कह देते हैं कि एक कप चाय हो जाए। इसे पीने के कई कारण हैं और एक कमाल की वजह यह है कि लोग टाइम पास करने के लिए भी चाय पी लेते हैं, जिसकी वजह से पूरे दिन में कई कप चाय का सेवन हो जाता है टाइम पास करके। घरों में हर दिन चाय बनती है, लेकिन फिर भी 99% लोग इसमें गलत चीज़ें डाल देते हैं जो स्वाद तो देती है मगर अंदर से शरीर खराब कर देती है। इनमें सबसे ऊपर है, इन 3 चीज़ों में सबसे ऊपर नंबर 1 पर है दूध और चीनी। जी हाँ, एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आपको किसी से दुश्मनी हो तभी ऐसी चाय पिलानी चाहिए। कुछ लोग चीनी की जगह गुड़ डाल देते हैं मगर ये सामग्री भी अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। हर दिन इतने सारे कप चाय पीने से चीनी का भी ज़्यादा मात्रा में सेवन हो जाता है। लंबे समय में ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देती है, जिससे धीरे धीरे डायबिटीज़ का खतरा सिर पर मंडराने लगता है। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में ये बीमारी है उन्हें तो इसे दूर ही रहना चाहिए। अब सवाल है कि चाय के साथ क्या ना खाएं। तो खाली पेट चाय पीना भी शरीर के लिए अनहेल्दी है। इससे गैस, एसिडिटी हो सकती है। लेकिन इतना ही खतरनाक चाय के साथ नमकीन, समोसे, चाट पकौड़ी खाना भी है। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो तुरंत रोक दें। अब सवाल है कि कैसी चाय नहीं पीना चाहिए। तो आपको बता दूं कि चाय पीने से कई सारे फ़ायदे मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से बनाएं। आप चाय की पत्ती की जगह कुछ जड़ी बूटियाँ भी डाल सकते हैं। ये जड़ी बूटियाँ ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और फिर इन्फ्लामेशन दूर करने में मदद करती है, जिससे डायबिटीज़, दिल की बीमारी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और फिर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का खतरा कम होता है। दोस्तों, 9 जुलाई को मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन के प्रदर्शन के दौरान ट्रैक पर चढ़ने से रोके जाने की घटना पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पहली बार खुलकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं गिर गया था और चोट लग गई थी। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया पप्पू यादव के लिए पागल है, मैं किसी के लिए बना ही नहीं हूँ। उन्होंने आगे कहा है कि पप्पू यादव उस मंच पर कभी नहीं चढ़ेगा जहाँ कोई अहंकारी युवराज होगा। हालांकि आगे अपनी सफाई में पप्पू यादव ने कहा कि जब मेरे नेता राहुल गांधी वहाँ मौजूद थे तो फिर पप्पू यादव की जरूरत ही नहीं थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने पुलवामा हमले को अपने चुनाव के लिए इस्तेमाल किया था। अब वही चीज़ जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है कि पीएम मोदी जी का 56 इंच का सीना नहीं बल्कि 5 इंच का है। आज पूरी दुनिया उनका मजाक बना रही है। लोग कह रहे हैं कि इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री उन्होंने कभी नहीं देखा है। यूक्रेन पूरी दुनिया से नहीं डरा। ईरान भी आत्मसम्मान के लिए दुनिया को चुनौती देता है, लेकिन हमारे पीएम समझौता करते रहते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी को लेकर के पप्पू यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि राहुल गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। वहीं पर अंत में बिहार विधानसभा चुनाव में भागीदारी को लेकर के पूछे गए सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि मैं वही करूँगा जो कांग्रेस नेतृत्व कहेगा। दोस्तों, विधानमंडल के मानसून सत्र शुरू होने के मौके पर बुलाई गई एनडीए विधायक दल की बैठक में जमकर के हंगामा हो गया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जेडीयू के एक मंत्री पर बरस पड़े। इसके बाद बीजेपी के कई विधायक उनके पक्ष में उठ खड़े हुए। खास बात ये रही कि इस सारे हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुपचाप बैठे रहे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी तमाशा देखते रहे। आपको बता दूं कि कल से विधानसभा और फिर विधान परिषद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र को लेकर के कल एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मौजूद एक विधायक ने बताया है कि जब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बोलने के लिए उठे तो उनके तेवर कड़े हो गए। विजय सिन्हा ने कहा है कि जदयू कोटे के एक मंत्री जिले जिले में घूम करके अपने विभाग की योजनाओं का शिलान्यास और फिर उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन उसमें बीजेपी और बीजेपी समर्थित दूसरे विधायकों को बुलाया नहीं जा रहा है। वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विजय सिन्हा ने कहा है कि गठबंधन धर्म का पालन करना सिर्फ बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है। किसी एक पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाने का ठेका नहीं ले रखा है। जेडीयू के अधीन इन
अहम विभाग के कार्यक्रमों में बीजेपी के विधायकों को नहीं बुलाया जा रहा है। ये कौन सा गठबंधन धर्म है? जी हाँ, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की आपत्ति के बाद उनके समर्थन में बीजेपी के कई विधायक खड़े हो गए। विधायकों ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम में उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। जब इस बारे में अधिकारियों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि ऊपर से लिस्ट आती है कि किसे बुलाना है और किसे नहीं बुलाना है। आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ये ऐलान किया था कि लखीसराय जिले के सूर्यागढ़ से विधायक प्रहलाद यादव को अगले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा, जबकि प्रहलाद यादव ने नीतीश कुमार के विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान आरजेडी को छोड़कर के एनडीए का साथ दिया था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि प्रहलाद यादव ने सरकार बनाने में हमारा समर्थन दिया था और इसकी जानकारी पहले ही एनडीए के शीर्ष नेताओं को थी। अगर किसी को प्रहलाद यादव से आपत्ति थी तो उसी समय ये कहना चाहिए था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रहलाद यादव को टिकट नहीं मिलेगा। वहीं पर एनडीए की बैठक में विधायकों ने नल जल योजना में गड़बड़ी पर भी गहरी नाराजगी जताई है। विधायकों ने कहा कि पूरे राज्य में नल जल योजना में गड़बड़ी हो रही है। नल जल योजना के ठेके में भी गड़बड़ी की गई है। इससे लोगों में आक्रोश है और फिर इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, मानसून सत्र के पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को चेतावनी दे दी है। जी हां, दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है, जहां पहले दिन की कार्यवाही खत्म हो चुकी है, वहीं आज दूसरे दिन है। जहां आपको बता दें कि सदन में कल वोटर लिस्ट से नाम काटने के मामले को लेकर के राजनीति गर्मा गई। इसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के विधायक दलों की अहम बैठक हुई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि विधानसभा में इस मुद्दे पर हर हाल में चर्चा कराई जाए, नहीं तो फिर के गंभीर नतीजे होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सत्र शुरू हो गया है। अभी महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक खत्म हुई है। उन्होंने बताया है कि महागठबंधन के प्रतिनिधियों ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करके स्पष्ट करके कहा कि वोटर लिस्ट से नाम कटने की साजिश पर चर्चा कराना जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर विधानसभा में इस विषय को नजरअंदाज किया गया तो फिर इसका राजनीतिक और फिर लोकतांत्रिक जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार विधानसभा है और फिर बिहार लोकतंत्र की जननी है। अगर यही से लोकतंत्र समाप्त करने की कोशिश की जाएगी तो फिर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर चर्चा नहीं हुई तो फिर बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया जाएगा। वहीं पर तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर के आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक, विधानसभा से लोकसभा तक इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। जहां गरीबों और फिर वंचितों के वोट काटने की साजिश को बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में जानबूझ करके गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं ताकि चुनाव में उन्हें वोट देने से रोका जा सके। दोस्तों, नीतीश सरकार युवाओं के लिए बड़ा अवसर लाने जा रही है। आपको बता दूं कि नीतीश सरकार बड़ी बड़ी घोषणाओं के साथ ही चुनावी मैदान में आ रही है, जहां युवाओं को 12 लाख नौकरी समेत 50 लाख नौकरी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। वहीं पर युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके, इसके लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय खोलने जा रही है। इस यूनिवर्सिटी में उद्योग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कौशल शिक्षा से जुड़ी हुई डिग्री युवाओं को दी जाएगी। माना जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाले युवाओं की नौकरी पक्की हो जाएगी। नीतीश सरकार जल्द ही जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय बिहार में खोलने जा रही है। यह सरकार विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विधेयक मानसून सत्र में पास कराने जा रही है। विधेयक पास होने के बाद विश्वविद्यालय के खुलने का रास्ता साफ हो जाएगा। दोस्तों, बिहार में खेल प्रतिभाओं को निखारने और फिर खिलाड़ियों को बेहतर मंच देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार के 38 जिलों में खेल भवन सह व्यायामशाला का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसमें से 25 जिलों में खेल भवन बनकर के पूरी तरीके से तैयार है, जबकि बाकी 13 जिलों में निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। आपको बता दो कि मुंगेर, कैमूर, बक्सर, सुपौल, बेगूसराय जैसे जिलों में जल्द ही नए खेल भवन खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होंगे। जी हाँ, वहीं पर इन भवनों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण लेकर के प्रतियोगिताओं तक हर सुविधा एक ही छत के नीचे मिल सकेगी। आपको बता दें कि हर खेल भवन में जिला खेल पदाधिकारी का कार्यालय, 50 सीटों की क्षमता वाला एसी मीटिंग रूम और फिर अत्याधुनिक जिम्नेजियम शामिल है। जहाँ जिम में उच्च गुणवत्ता के फिटनेस उपकरण लगाए गए हैं ताकि खिलाड़ी अपनी फिटनेस बेहतर बना सके। साथ ही साथ लड़के और फिर लड़कियों के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम और फिर एक मल्टीपर्पस हॉल भी बनाया गया है।
दोस्तों, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया है, लेकिन पहले ही दिन सदन के भीतर और बाहर राजनीतिक तनाव बढ़ गया। विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास किया। महागठबंधन के तहत आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के विधायकों ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण, बढ़ते अपराध, महंगाई, बेरोजगारी और फिर भाजपा मंत्री जीवेश मिश्रा पर लगे आरोपों को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने हाथों में पोस्टर और फिर बैनर लेकर के मंत्री से इस्तीफा की मांग की। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा के बाहर अपराध, लूट और फिर लोगों की जान जाने की घटनाओं को लेकर के सरकार को घेर लिया। जब कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे ने कहा कि हम सदन को चलने नहीं देंगे जब तक सरकार अपराध, बेरोजगारी और फिर पलायन के मुद्दे पर जवाब नहीं देती है। जब बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि भाजपा के लोग अपराध कर रहे हैं और फिर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, लेकिन अब बिहार में उनका राज नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव अगला मुख्यमंत्री बनेंगे। हम सदन के अंदर और फिर बाहर दोनों जगह सरकार को घेरेंगे। दोस्तों, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लंबे समय के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें एक बच्ची स्कूल का भवन नहीं होने के चलते अपनी पीड़ा बता रही है। प्रशांत किशोर ने लोगों से जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं के झांसे में नहीं आने की नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर आने वाली पीढ़ियां उन्हें माफ़ नहीं हो करेंगी। आपको बता दें कि जनसुराज पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनावी मैदान में उतर रही है। जब प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने दरभंगा जिले के हनुमान नगर के सरकारी स्कूल की एक बच्ची का वीडियो शेयर किया। ये वीडियो एक यूट्यूबर ने बनाया था, जिसका एक अंश पीके ने यानी कि प्रशांत किशोर ने अपने अकाउंट पर डाला। जहाँ इसमें बच्ची बता रही है कि स्कूल भवन की छत नहीं होने से बारिश और गर्मी में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। बरसात आने पर उन्हें भाग करके घर जाना पड़ता है। प्रशांत किशोर का हालिया पोस्ट सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल वे सोशल मीडिया पर बहुत कम सक्रिय रहते हैं। इससे पहले उन्होंने 3 महीने पहले आखिरी बार फोटो पोस्ट किया था, जब वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में कार्यक्रम करने पहुंचे थे। प्रशांत किशोर के भाषणों में फोकस शिक्षा पर ही होता है। जनसुराज पार्टी का चुनाव चिन्ह भी स्कूल बैग रखा गया है। वहीं पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पिछले 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी का गठन किया था, जहां उनकी पार्टी बिहार में अकेले चुनावी मैदान में उतरी है। वह जनसुराज को एनडीए और फिर महागठबंधन का एक विकल्प बता रहे हैं। फिलहाल वे विभिन्न जिलों में घूम करके प्रचार में जुटे हुए हैं, जहाँ इससे पहले लगभग 2 सालों तक उन्होंने बिहार के गाँव कस्बों में पदयात्रा की थी। दोस्तों, जमीन सर्वे के बीच नीतीश सरकार नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। दरअसल बात यह है कि बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है, हालांकि इसकी प्रगति काफ़ी धीमी है। 2024 में भूमि सर्वेक्षण के कार्य ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन मार्च 2025 आते इसकी रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई। जब बताया जाता है कि जमीन सर्वेक्षण के दौरान हो रही परेशानी से सरकार के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश पनपा, लिहाजा रैयतों की नाराजगी को भांपते हुए नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव तक सर्वेक्षण कार्य को धीमी कर दिया। विधानसभा चुनाव के बाद सर्वे कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। इधर बिहार विधानसभा के इस अंतिम सत्र में नीतीश सरकार ने विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त विधेयक 2025 लाई। जब बिहार सरकार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त विधेयक 2025 लाई है, विधानमंडल से पास करा करके सरकार पुराने नियम में कई तरीके के बदलाव करेंगी। जब सरकार ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में ये महसूस किया जा रहा है कि नगर क्षेत्र के सर्वेक्षण में शुद्धता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधानों में संशोधन की ज़रूरत है। ऐसे में इस विधेयक के पास होने के बाद नगर क्षेत्रों के राजस्व ग्रामों के भूमि सर्वेक्षण कार्य में सुविधा होगी। साथ ही संबंधित ग्राम नगर क्षेत्र की जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। आपको बता दें कि राजस्व ग्रामों के लिए अलग अलग खानापुरी दलों का गठन किया जाएगा। अधिकार अभिलेख के संबंध में दावे एवं आपत्तियां एवं उनके अंतिम प्रकाशन के 3 माह के अंदर भूमि सुधार उप समाहर्ता के स्तर के 1 या फिर 1 से अधिक पदाधिकारी के समक्ष दायर किया जा सकेगा। साथ ही साथ अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के बाद पारित आदेश के खिलाफ 3 माह के अंदर अपील किया जा सकेगा। AIMIM के नेता अख्तरुल ईमान ने खुद को महागठबंधन के साथ बताया है। दरअसल बात है कि मौजूदा सरकार के हिसाब से बिहार विधानसभा का अंतिम सत्र उम्मीद के अनुसार काफी हंगामे के साथ शुरू हुआ। जहां शुरू में विधानसभा के बाहर विपक्ष के नेताओं ने जोरदार हंगामा किया। नीतीश सरकार के विरुद्ध नारेबाजी हुई, साथ ही साथ नीतीश सरकार वापस जाओ के नारे भी लगे। वहीं पर सदन की कार्रवाई जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर ने शुरू की
तो राजद नेता भाई वीरेंद्र ने सरकार के ऊपर आरोपों की बौछार लगा दी। जब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया है कि भाजपा हत्या करवा रही है, भाजपा चाहे तो हत्या रुकवा सकती है। मंत्रिमंडल में दागी को शामिल किया गया है। समाज का कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। अब की बार महागठबंधन की सरकार बननी तय है। जब वहीं पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि मतदाता पुनर्निरीक्षण के नाम पर गरीबों का नाम हटाया जा रहा है। विधि व्यवस्था का बुरा हाल है, अपराधियों की मौज है। जब सरकार जवाब दे वरना हम सदन चलने नहीं देंगे। राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि बिहार की खराब विधि व्यवस्था पर हम चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, बिहार चुनाव में आधा दर्जन छोटी पार्टियां खेल बिगाड़ सकती है। जी हाँ, और ये खेल नीतीश तेजस्वी का खेल बिगाड़ सकती है। दरअसल बात है कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासत गर्मा गई है। दोनों गठबंधन तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। एनडीए में बीजेपी और फिर जेडीयू शामिल है, जबकि कांग्रेस और फिर आरजेडी बढ़त बनाए हुए हैं। इंडिया गठबंधन इस समय कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा है, जबकि एनडीए मुफ्त योजनाओं के जरिए लोगों की मदद करने में जुटा हुआ है। इस बार के चुनाव में कई छोटी पार्टियां भी हैं जो कि दोनों गठबंधनों का खेल बिगाड़ सकती है। इसमें जेएमएम, एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी, जनसुराज और फिर आज़ाद समाज पार्टी जैसी पार्टियां शामिल है। तो आइए जानते हैं इन पार्टियों का आधार क्या है। तो आपको बता दें कि जानकारों के मुताबिक बिहार चुनाव में महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है। जहां अगर पिछले चुनाव की बात करें तो फिर दोनों गठबंधनों के बीच जीत हार का अंतर सिर्फ 11,000 वोटों का था, यानी कि 11,000 से कम वोटों के कारण आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई थी और फिर जेडीयू बीजेपी की सरकार बनी थी। ऐसे में अगर ये छोटी पार्टियां, जिन्हें वोट कटवा भी कहा जाता है, तो 10% वोट भी बदल देती है, तो दोनों गठबंधनों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा झटका दिया है। आम आदमी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बिहार में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है, लेकिन राजद और फिर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। हालांकि जब भी पार्टी किसी राज्य में चुनाव लड़ने पहुंचती है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल इलाके में 5 सीटें जीती थी, जब वहीं पर कुछ सीटों पर पार्टी की मौजूदगी से राजद को नुकसान हुआ। इस वजह से राजद 100 का आंकड़ा भी छू नहीं पाई। इस बार ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में सीटें मांगी है, लेकिन लगता नहीं कि उन्हें कुछ सीटें मिलने वाला है, क्योंकि राजद को मुस्लिम वोट मिलते रहे हैं। इसके अलावा नगीना से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने भी 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पार्टी का ध्यान दलित वोट बैंक पर ज़्यादा है। देखना होगा कि वे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और जेडीयू को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं पर आज़ाद समाज पार्टी के अलावा उत्तर प्रदेश के ही बसपा भी दलित सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। ऐसे में वह एनडीए को भी नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त कब आएगी, ये बहुत से लोगों के मन में सवाल है। जब सरकार देश के हर किसानों को पीएम किसान योजना के तहत साल में 6,000 रुपये देती है, हर 4 महीने में 2,000 आता है। अब तक सरकार ने 19 किस्त जारी कर दी है। पिछली बार 19 किस्त 24 फरवरी 2025 को आया था, जो कि बिहार के भागलपुर से ट्रांसफ़र की गई थी। जहाँ 18वीं किस्त महाराष्ट्र के वाशिम और फिर 17वीं किस्त 18 जून 2024 को वाराणसी से जारी की गई थी। 16वीं किस्त 29 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र की से जारी की गई थी। ऐसे में देखा जाए तो फरवरी से जुलाई हर 4 महीने से ज़्यादा ही हो चुका है। वहीं पर हर 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त दी जाती है। ऐसे में देखा जाए तो फिर फरवरी से जुलाई 4 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इस बार किस्त अभी तक जारी नहीं हुई है। वहीं पर 18 जुलाई को जब देश के प्रधानमंत्री बिहार के मोतिहारी गए थे तो फिर सबको उम्मीद थी कि 18 जुलाई को ही पैसा आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल खरीफ सीजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 18 जून 2024 को 17वीं किस्त जारी कर दी थी। इस बार भी अगस्त 2025 में संसद के मानसून सत्र के दौरान पीएम मोदी एक बार अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हो सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी खरीफ सीजन में पीएम मोदी वाराणसी से ही 20वीं किस्त की राशि जारी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को काशी दौरे पर आ सकते हैं। हालांकि अभी तक कृषि मंत्रालय की ओर से कोई भी अपडेट नहीं आया है, न ही कोई आधिकारिक तारीख और फिर लोकेशन की जानकारी सामने आई है। दोस्तों, बिहार में बाढ़ से तबाही मिलने के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में बाढ़ का संकट बढ़ने लगा है। बिहार में बहने वाली गंगा, गंडक समेत कई प्रमुख नदियों में इन दिनों जबरदस्त उफान है। जब पटना समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पानी अब सड़कों पर भी आर पार बह रही है। तटबंधों की निगरानी तेज कर दी गई है। बिहार के नदी तालाब आदि लबालब भर गए हैं, जिससे हादसे भी लगातार हो रहे हैं। जहाँ डूबने से लोगों की जान जाने का सिलसिला भी जारी है। इधर भारी बारिश और फिर नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए अफसरों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पर
गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जब कई जगहों पर गंगा लाल निशान से ऊपर बह रही है, वहीं पर नेपाल स्थित गंडक और फिर कोसी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है, जिसे लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव प्रति अमृत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई, जिसमें बाढ़ की संभावना को देखते हुए निर्देश दिए हैं। दोस्तों, करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा के खिलाफ मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश के कैराना से सांसद इकरा हसन को लेकर के सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उन पर कार्रवाई हुई है। योगेंद्र राणा ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने इकरा हसन से निकाह की बात कही। जब मामला तुल पकड़ा तो फिर देख करके कटघर पुलिस ने राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एक महिला वकील की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। रविवार रात को मुरादाबाद के कटघर थाने में महिला अधिवक्ता सुनीता ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि राणा की टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक और एक महिला जनप्रतिनिधि की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है। यह न केवल महिला सम्मान बल्कि सामाजिक सौहार्द के भी खिलाफ है। पुलिस के मुताबिक आरोप गंभीर है और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पर योगेंद्र राणा पोस्ट वायरल होने के बाद से ही फरार हैं और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। योगेंद्र राणा ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके कहा था कि मैं कैराना सांसद इकरा हसन से निकाह कबूल करता हूं, अगर वो भी करें, जब वो मुस्लिम धर्म में रहें, मेरे घर में नमाज पढ़ें, मुझे कोई एतराज नहीं। इसके बाद उन्होंने शर्त रखते हुए कहा कि बशर्ते असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कह करके बुलाए। राणा ने यह भी जोड़ा है कि मैं तिलक लगाऊंगा क्योंकि हमें यही रहना है और हिंदू मुस्लिम भाईचारा जरूरी है। हालांकि विवाद बढ़ते ही उन्होंने 2 घंटे के बाद ये पोस्ट डिलीट कर दी, मगर तब तक ये वीडियो वायरल हो चुका था। दोस्तों, खबर वही उत्तर प्रदेश से ही है। यहाँ पर 4 बच्चों की मां का भांजे से अफेयर चल रहा था। उसके बाद पति ने प्रेमी संग उनको जाने के लिए सहमति दे दी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के भवानीगंज थाना क्षेत्र में शादी के 25 साल बाद 4 बच्चों की मां को उसके पति ने प्रेमी भांजे के साथ भेज दिया। प्रेमी के साथ भागी महिला उसके साथ जिद पर रहने के लिए अड़ी थी। रविवार को गाँव में हुई पंचायत के बाद पति ने सहमति दे दी। जब भवानीगंज थाना क्षेत्र के गाँव निवासी व्यक्ति की शादी 25 साल पहले क्षेत्र के गांव में हुई थी। शादी के 3 साल बाद गौना हुआ था। दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। 40 वर्षीय महिला के 4 बच्चे हैं। उनमें 2 बेटियां 20 और फिर 18 साल और फिर बेटे 17 और 10 साल के हैं। महिला का पति परिवार की जीविकोपार्जन करने के लिए बाहर रहता था। करीब 3 साल पहले महिला का दूर से के रिश्तेदार के 25 वर्षीय भांजे से घर आना जाने के दौरान प्रेम प्रसंग चलने लगा। दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। इसके बाद 2024 में दोनों ने चुपके से कोर्ट मैरिज कर ली और फिर महिला बच्चों को छोड़ करके उसी के घर रहने लगी। जब महिला के पति को जानकारी हुई तो उसने थाने की शरण ली। इसके बाद प्रेमी महिला को लेकर के बाहर चले गया। जब कुछ दिन बाद दोनों घर आए और तो फिर महिला अपने पति के साथ रहने चली गई। जब वहीं पर प्रेमी ने थाने में तहरीर देकर की गुहार लगाई, पर महिला अपने पति के पास नहीं गई। जहाँ 3 दिन पहले महिला फिर से प्रेमी के साथ फरार हो गई। इसके बाद पति ने तहरीर दी तो रविवार को महिला प्रेमी के साथ थाने पहुंची और उसी के साथ रहने पर अड़ गई। जब दोनों पक्ष गांव चले गए और फिर पंचायत में पति ने महिला की जिद पर उसे प्रेमी संग भेज करके सुलह समझौता कर लिया।